क्या आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर 2027 के एग्जाम में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए? जी बिल्कुल आ सकते हैं कि अगर आप तैयारी को वक्त पर शुरू करें। तो क्लास 9 और उसके मज़ाफात में क्लास 9 बोर्ड एग्जाम की तैयारी का वक्त शुरू हुआ चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो भाई बुनियादी बातें कंप्यूटर के मुताल्लिक। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है फॉर 2027 बोर्ड एग्जाम, आइदर शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो या कोई एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने जा रहे हैं। तो भैया चलते हैं हम अपने पहले सवाल की जानिब। ठीक है, पहला सवाल है कि हमारा अच्छा याद रखिएगा ये शॉर्ट का पार्ट है और इसके अंदर हमारा पहला सवाल है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान का डिफरेंस। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अच्छा बात याद रखिएगा, ये है क्या, ये है क्या? देखिए भाई, जिस तरीके से मिसाल के तौर पर कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। ठीक है, हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज में बात करते हैं जो ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक हो गया। अब इसको, इस बात को यहां तक पहुंचाने के लिए हमारे पास यूज होते हैं ट्रांसलेटर्स। क्या यूज होते हैं? ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के मेंशन है, नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर। अब हम देख लेते हैं कि इनकी वर्किंग क्या होती है, ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले बताता हूं कि कंपाइलर किस तरीके से काम करता है। तो भैया कंपाइलर की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो ये प्रॉपर्टीज हैं कि वो होल कोड को वंस एट अ टाइम प्रोसीड कर देता है या वंस एट अ टाइम चला देता है। यानी मिसाल के तौर पर इनके दरमियान का ये डिफरेंस है कि जो कंपाइलर होता है वो मेरी पूरी बात सुनेगा, आगे समझा देगा पूरी बात सुनने के बाद। ठीक है, जब मैं पूरा अपना कोड लिख लूंगा तो फिर वो आगे समझाएगा। जबकि इसके बरक्स इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। किस तरीके से चलता है? लाइन बाय लाइन चलता है। मैंने एक लाइन लिखी, वो इसको इंटरप्रेट कर देगा, समझाएगा, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी। जबकि कंपाइलर इस पूरी लाइन को, यानी पूरी लाइन ऑफ कोड्स को एक साथ आगे समझाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो हम स्पीड पे देख लेते हैं कि स्पीड में किसका फर्क आएगा। तो भैया देखिए ऐसा है कि इसकी स्पीड होगी फास्ट, इसकी स्पीड होगी फास्ट। फास्ट क्यों होगी? क्योंकि इसने बात को पूरा समझा है। ठीक है, पूरा समझने के बाद आगे समझा रहा है। और जब भी आप इस पर पुराना यानी कि एक लाइन ऑफ कोड ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको सिर्फ कंपाइल करके आगे समझा रहा होगा। ठीक है, खैर मैं इसको और भी थोड़ा आसान करना चाहूंगा, लेकिन जरा इसको देख लेते हैं। ये क्या होगी, इसकी बनिस्बत ये स्लोअर होगी। ठीक है, क्योंकि इससे लाइन बाय लाइन चलना है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होना, लाइन बाय लाइन वो सारी चीजों को देखता जाएगा। अच्छा भाई, इसके बाद जो है हमारे पास ये क्या करता है कि हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो एंड में दिखाएगा, क्योंकि इससे जो है पूरा कोड को समझता है, पूरे कोड को समझा के आगे भेजता है। और इससे जिस लाइन में भी एरर होगा उस लाइन को ये शो करवाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास इसके अंदर होता है ना, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड का क्या मतलब है? देखो भाई, इंटरमीडिएट कोड का यह मतलब है, इसको हम .opj कोड भी बोल सकते हैं या .extensible फाइल भी बोल सकते हैं। वैसे ये ज्यादा इस पे चलता है। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने क्या कहा कि कंपाइलर मेरी पूरी बात को समझेगा, ठीक है, आगे समझाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, अपने पास एक कॉपी बनाकर रख लेगा। मैंने पूरी जो बात कही वो अपने पास एक कॉपी बनाकर रख लेगा और आगे एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, अब वो जो उसने कॉपी बनाकर रखी है ना, जब भी मैं एक लाइन चेंज करूंगा वो उस कॉपी के अंदर एक लाइन को चेंज करेगा और आगे चलाएगा। इस वजह से इसकी स्पीड फास्ट होती है देन इंटरप्रेटर। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन चलना है और इसके अंदर जो है कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट कोड नहीं बनता। ठीक है, नो इंटरमीडिएट कोड। सही है, तो भाई ये छोटे छोटे से डिफरेंस है इसके अंदर।
कि ये लाइन बाय लाइन चलता है एक इंटरप्रेटर, दूसरा चलता है कि पूरे होल कोड को एक दफा में समझाता है। और इसकी एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं वो है सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। इसकी हमारे पास है पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन, ठीक है। हमारा कि व्हाट आर बसेस, ठीक है, बसेस क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देता हूं कि टाइप्स ऑफ बसेस, ठीक है। तो भैया अब हम समझते हैं कि बस हमारे पास क्या है। देखो भाई, जिस तरीके से हमारे पास लोकल बसेस हैं हमारे रोड्स पर जो चलती है, वो क्या करती हैं, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें कनेक्ट करवाती हैं, ठीक है। क्या है, देखो अगर मिसाल के तौर पर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बसेस का सहारा लूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब बसेस का सहारा, अच्छा लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज की जा सकती है, यानी कि जो आपकी पर्सनल है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ उसको समझाने के लिए, आप लोकल को समझ लें, आप पर्सनल को समझ लें, जो भी आपको सुइटेबल लगे। मिसाल के तौर पर मैंने एक जगह क्या हो सकती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, जहां से हम चले, जहां से हमने जाना है। और यहाँ पे इसको कनेक्ट कौन करवाता है, इसको कनेक्ट करवाते हैं रोड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बसेस का काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ये बसेस किस तरीके से काम कर रही होती हैं। देखो भाई, सोर्स टू डेस्टिनेशन चल रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो बसेस है ना, वो होती हैं इलेक्ट्रिक पाथवे। क्या होती है, इलेक्ट्रिक पाथवे, जो किसका जरिया बनता है, जो हमारे पास जरिया बनता है कम्युनिकेशन का। किसका भाई, कम्युनिकेशन। देखो यही होता है ना। अब कम्युनिकेशन बिटवीन व्हाट, कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। अच्छा, कौन से कंपोनेंट्स, प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड, ठीक है। जैसे कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आप क्या करते हैं, आप वायर्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप मदरबोर्ड खोलकर देखें तो उसके अंदर बहुत सारी वायर्स अटैच होंगी मदरबोर्ड के पॉइंट्स के ऊपर, टर्मिनल्स के ऊपर। उन टर्मिनल्स का क्या फायदा है कि आपका एक डेटा दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना है। मिसाल के तौर पर इसकी मैं सिंपल से मिसाल देता हूं कि आपकी कंप्यूटर के अंदर पुराने दौर में जो डीवीडी लगी होती थी, ठीक है, सीडी की डिस्क, अब वो सीडी जब आप उसमें लगाते हैं तो उसका डेटा मदरबोर्ड तक और फिर रैम तक और फिर आपके आउटपुट तक कैसे शो होगा, विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ठीक है। वहां पर वायर्स का काम है, और वायर्स क्या है, कम्युनिकेशन बना रही है। फॉर व्हाट, कम्युनिकेशन बिटवीन योर सीडी डिवाइस एंड विद योर मदरबोर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन करती है, बसेस करती है। और बसेस बेसिकली है क्या, वो इलेक्ट्रिक पाथवे है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पाथवे से मुराद ये है कि इसके अंदर जो डेटा फ्लो होता है वो बिट्स या बाइट्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी मदद से आगे कंप्यूटर समझता है। क्योंकि हमारा बेसिकली जो कंप्यूटर है वो तो सिर्फ 0-1 समझता है, और 0-1 का मतलब है बिट। जब वो 8 बिट्स आपस में कंबाइन होती है तो वो एक बाइट बनता है, और उस तरीके से डेटा पैकेट बाय पैकेट फ्लो हो रहा होता है। अच्छा जी, इसके अब आगे बात करते हैं कि टाइप्स की। टाइप्स क्या है हमारे पास बसेस की। देखो भाई, 3 तरह की बसेस हैं। कितनी तरह की, 3 तरह की बसेस है। नंबर 1 डेटा बस, या इससे भी पहले हम एड्रेस बस देख लेते हैं। नंबर 1 एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम क्या है कि ये आपके एड्रेस को फ्लो करवाती है फ्रॉम टू वन डायरेक्शन। क्या, टू वन डायरेक्शन, ठीक है, टू वन डायरेक्शन फ्लो करवाती है, और ये सिर्फ एड्रेस लेकर जाती है, ये जो है आपकी डेस्टिनेशन को उठाकर नहीं लेकर जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर, चलो मैं मिसाल इसके एंड में दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद है हमारे पास डेटा बस। डेटा बस क्या करती है, और उसकी तीसरी है कंट्रोल बस। चलो जी, डेटा बस हमारे पास ये करती है कि वो डेटा को फ्लो करवाती है, और ये बाय डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, बाय डायरेक्शनल, ठीक है। और कंट्रोल बस कंट्रोल करवाती है, किसको कंट्रोल करवाती है भाई, ये सीपीयू के अंदर सारी चीजों को कंट्रोल कर रही होती है। सीपीयू एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि सीपीयू के अंदर जो है हमारे पास जो डेटा फ्लो हो रहा होता है, जो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, उसको फ्लो करवाती है। अब देखो, इसकी एग्जांपल को हम समराइज करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। आपने मुझे बताया, ठीक है, जैसे आपने मुझे लोकेशन भेज दी, एक चीज को लोकेशन भेज दी है
सही है। लोकेशन का कुछ सिंबल इस तरीके से होता है, समझ लीजिएगा। लोकेशन आपने मुझे भेजी है इस घर की, ठीक है, इस टू एड्रेस की आपने मुझे लोकेशन भेज दी। अब जब लोकेशन भेज दी आपने मुझे एड्रेस भेज दिया, सही हो गया, आपने मुझे एड्रेस भेज दिया, मैंने लोकेशन पे खोल के देखा कि भाई यहां से यहां तक एड्रेस है। तो एड्रेस बस याद रखिएगा कि एड्रेस मुझे सिर्फ एड्रेस बताती है। अब आपने कहा कि भाई ये जो मैंने लोकेशन भेजी है ना, ये जो मैंने लोकेशन भेजी, चलो बाइक क्या कर लो, ठीक है, मैंने बाइक क्या एक राइड बुक करवाई कि मुझे ये पार्सल फला जगह पे पहुंचाना है, ठीक है, लेट से ये मार्कर यहां से उठा के यहां पहुंचाना है। मैंने उसको एड्रेस भेजा, उसने एड्रेस देख लिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एड्रेस बस ट्रांसफर हो गई, यूनिडायरेक्शनल है। जैसे मिसाल के तौर पर यूनिडायरेक्शनल से मुराद ये है कि मैंने कहा ये पार्सल यहां जाना चाहिए, ये पार्सल वापस यहां ना आए, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शन में जाएगा, दोबारा रिटर्न तो नहीं आएगा ना, मुझे यहां से यहां पर भेजना है। अब बात करते हैं डेटा की। तो अब डेटा क्या हो सकता है कि भाई डेटा इस पे कहा एक चीज कोई प्रोडक्ट यहां पर पहुंचानी है, वो भी पहुंच गई, ठीक है, डेटा ट्रांसफर हो गया, डेटा से मुराद कोई प्रोडक्ट वहां पर पहुंच गई, मैं आसान अल्फाजों में समझा रहा हूं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट वहां पर पहुंच गई। अब प्रोडक्ट जब वहां पर पहुंच गई तो आपको ये इत्तला मिल जाएगी कि हाँ भाई मेरे पास प्रोडक्ट पहुंच गई। तो ये क्या हुआ, बाय डायरेक्शन हुआ, आपने यहां से यहाँ प्रोडक्ट पहुंची, प्रोडक्ट भी पहुंच गई। अब यहां से ये इत्तला मिल गई कि भाई प्रोडक्ट आ गई है मेरे पास, बाय डायरेक्शन हो गई, यूनि डायरेक्शन बाय डायरेक्शन, ठीक है। अब कंट्रोल बस किस तरीके से प्रोसीड करेगी, कंट्रोल देखो, आप जब राइड करवाते हो आपके पास एड्रेस में आप देख रहे होते हो कि राइडर कहां तक पहुंचा है, कहां तक पार्सल गया और किस तरीके से, पूरा सुनारियो, इस पूरे सुनारियो को प्रोसेसिंग कहते हैं और प्रोसेसिंग कंट्रोल बस का काम है। तो तीसरा सवाल है हमारे पास कि डिफाइन स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, क्या कहा उसने, डिफाइन स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या है, स्टोरेज का मतलब होता है किसी चीज को स्टोर करने के लिए, ठीक है, टू स्टोर समथिंग। अब क्या बोला उससे कि स्टोरेज डिवाइसेस को डिफाइन करो, ठीक हो गया। अब इसकी हम आगे देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है। यहाँ पर दो तरह की टाइप्स हैं, नंबर वन प्राइमरी, ठीक है, एंड नंबर टू इज सेकेंडरी। अब प्राइमरी से मुराद क्या है, प्राइमरी से मुराद यह है जिस तरीके से एक बच्चे को प्राइमरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो अल्फाबेट्स की पहचान सीखे, वो उस पर ट्रेसिंग सीखे, वो उस तरीके से, इसी तरीके से कंप्यूटर में प्राइमरी का ये मतलब है कि उसका प्राइमरी गोल है कि ये होना लाजमी है, ठीक है। अब उसके अंदर प्राइमरी की भी दो टाइप्स आती हैं। प्राइमरी की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, नंबर वन इज रैम एंड नंबर टू इज रोम, ठीक है, नंबर वन रैम, नंबर टू रोम। जहां पर रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या मतलब है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है। और जहां पर रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, सही है, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, इसके अलावा ना इनको हम मेन मेमोरी भी कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, मेन मेमोरी भी कह रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये जो चीजें होंगी तो आपका कंप्यूटर चलेगा। अब देखते हैं ये होता क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है, इसका काम ये होता है कि जो चीज आपके कंप्यूटर में चल रही होती है इस वक्त, वो इसको प्रोसीड करती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो आप देखते हैं कि हम कुछ चीज काम कर रहे थे, हमारा कंप्यूटर बंद हो गया, तो हमें वो प्रोग्राम वैसा चला हुआ नहीं मिलेगा बल्कि रिफ्रेश हो जाएगा, हमें दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो ये कहाँ काम हो रहा होता है, ये रैम के अंदर काम हो रहा होता है। कहाँ काम हो रहा होता है, रैम के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब तक काम कर रहे थे, जब तक के डेटा है, जब जैसे हमने काम छोड़ा या लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, तो वो डेटा खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी तो है लेकिन ये क्या है, टेम्पररी मेमोरी है। क्या है भाई, टेम्पररी है, उस टाइम तक के लिए सेव है या स्टोर है जब तक हम उसको चला रहे हैं। जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो प्रोग्राम कट हो जाएगा, हमें दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करके दोबारा से उसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये एक टेम्पररी मेमोरी है, इसके पास किसी लिमिटेड टाइम के लिए डेटा स्टोर हो सकता है। जबकि इसके बरक्स रोम क्या है, रोम के अंदर पहले तो देखते हैं सेव क्या होता है। इसके अंदर तो हमने देख लिया रनिंग प्रोग्राम सेव होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम रनिंग पे हो वो इसके अंदर आ रहे होते हैं, इसके अंदर यानी कि सेव होते हैं। अब इसके अंदर क्या सेव होता है, इसके अंदर सेव होता है बायोस। क्या सेव होता है, बायोस।
एंड बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक हो गया, बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी आपको पता कैसे चलेगा, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करने लगेंगे या लैपटॉप ऑन करने लगेंगे, आप F2 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 प्रेस करते रहेंगे, वो बायोस खुल जाएगा। और वो कहाँ किस पे सेव किया हुआ है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी ने। अब देखो रीड ओनली से नाम भी जाहिर है कि आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, ऐसी मेमोरी जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें एडिट नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक हाई लेवल केस ना हो जाए। एडिट तो वो भी हो जाता है, लेकिन जब तक कि कोई एक किसको बोलते हैं एक्सपर्ट ना हो जाए बंदा उस चीज में, या उसको एक्सपर्टीज ना हासिल हो जाए, तो हम यहाँ से इतना समझते हैं कि रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये बायोस के काम आता है। तो अब मुझे ये बात पता है कि जब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं वो सिस्टम दोबारा से चलता है। ठीक है, आपको दोबारा से विंडोज करने की, हर बार विंडो करने की जरूरत नहीं, विंडो एक बार की है, बायोस इसके अंदर सेव हो गया, वो चलता है। तो ये कौन सी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है। कौन सी है, परमानेंट मेमोरी है। अब मेमोरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा सेफ है। कौन सा डेटा सेफ है, इनपुट आउटपुट सिस्टम सेफ है। ठीक है, इस वजह से इसको मेमोरी कह रहे हैं, और ये हमेशा के लिए सेफ रहता है, इस वजह से इसको परमानेंट कहते हैं और इसको टेम्परेरी कहते हैं। उम्मीद है ये दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस समझ आएगा, और यही बेसिक डिफरेंसेस होते हैं हमारे पास। अगर डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम आ जाए जब भी आप ये लिखेंगे, और अगर प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी को डिफाइन करना आ जाए तो जब भी आप ये लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक इसमें वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल होती है, बस ये भी एक सिंपल सी बात है। बाकी वॉलेटाइल का मतलब होता है कि भाई स्विच ऑफ होने पर टेम्परेरी, यानी कि रैम वॉलेटाइल है एंड रोम नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, अच्छा भाई अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा हुआ है दूसरी डिवाइस, दूसरी टाइप, दैट इज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का क्या मतलब है, देखो एक तो होती है मेन, एक होती है सेकेंडरी, कि एक काम ना करे तो दूसरी काम कर ले, अगर हम सादा अल्फाजों में देखें। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये मेन का या प्राइमरी का होना जरूरी है, इसके साथ साथ आप सेकेंडरी को भी अटैच करो, क्योंकि इनके पास स्पेस कम होती है। क्या होती है, लेस स्पेस होती है इनके पास। ठीक है, बनिस्बत किसके, सेकेंडरी के। ठीक है, जैसे आपके पास रैम क्या होती है, 8 जीबी की रैम, 16 जीबी, 32 जीबी, ठीक है, आगे 64 जीबी और उस तरीके से। लेकिन ये लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेबल नहीं है। जबकि ये क्या है, ये एक्सटेंडेबल है, टिल टीबीज तक भी एक्सटेंडेबल है। ठीक है, टिल टीबीज भी आपको एक्सेस आसानी से मिल जाती है। अब देखो ये होती क्या है, ये हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन सी, जैसे मिसाल के तौर पर सीडी डिस्क, ठीक है, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। इस तरीके से ये तमाम चीजें किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में, क्योंकि इनकी स्पेस बनिस्बत प्राइमरी के ज्यादा होती है, इस वजह से इनको सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी के अंदर रखा जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है हमारा सवाल, पहले इसको रब कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर का मतलब क्या है कि वो कैलकुलेशंस को आसान करता है, वो एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिट्स के ऊपर चलता है, जिसका बाइनरी लैंग्वेज है उसकी जबान। अब देखो कंप्यूटर हमारे पास किन किन चीजों को प्रोसीड कर रहा होता है, यानी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आता है। इनपुट, कंप्यूटर इनपुट लेता, ठीक है, फिर क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा। सही है, प्रोसेसिंग किसका सहारा लेगा, मेमोरी का, और क्या शो करवा देगा हमें, आउटपुट। सही है, किसका सहारा लेगा, मेमोरी का, और हमें आउटपुट शो करवा देगा। अब देखो मिसाल के तौर पर मैंने कंप्यूटर को दिया मैंने कंप्यूटर को अभी आगे प्रोसीड करने के लिए दिया, इनपुट दिया ए प्रोसीड करे, कहा मैंने ए प्रेस किया, कीबोर्ड के ऊपर, इनपुट डिवाइस है, ठीक हो गया। प्रोसेसिंग, वो इसको प्रोसीड करेगा, वो इसको चेंज करेगा इन फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ आता है, सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, वो इन फॉर्म ऑफ बिट्स इसको प्रोसीड कर रहा होगा। अब वो किस तरीके से कर सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आस्की होता है, एंड आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कोड है, जिस तरीके से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ते हैं ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, आप जहां पर भी चले जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरीके से आस्की भी एक कांस्टेंट स्टैंडर्ड्स बना दिए गए कि बिट्स का स्टैंडर्ड्स ये है
फलां बिट्स आएगी तो ए को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी को उससे रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट्स ऑन। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे, अच्छा तो अब आगे क्या होगा, ये प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग कहाँ होगी इसकी, अच्छा दिमाग में होगी। किसमें प्रोसेसिंग होगी, ब्रेन में होगी। अब ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक है एएलयू और दूसरा है सीयू। ठीक है, अब ये इनमें से किसी एक पे प्रोसेसिंग होगी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एएलयू कर रहा होता है। इसके बाद है मेमोरी। मेमोरी से कैसे लिंक करेगा ये, अच्छा अब यहाँ पे मेमोरी की ना बहुत सारी मुराद है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये देखो ए यहाँ पर आ गया, ये कहां से जाएगा, मेमोरी रैम से उठाएगा, क्योंकि हर एक चीज पहले रैम में जाके प्रोसीड होती है। रैम को पता चलती है कि भाई मेरे पास अब ये प्रोग्राम आने वाला है या ये प्रोग्राम मेरे पास है, इसको मैंने शो करवाना है। ठीक है, ये कहा चला गया, रैम के पास चला गया। अगर प्रीफर्स मैंने कोई ऐसी चीज इनपुट कर दी है, मैंने माउस से इनपुट किया कि भाई मेरे पास फलां डिस्क का फलां डेटा खोल के दे दो, तो अब वो जब वो डेटा खोलेगा, वो डेटा मेरा कहीं और सेफ है, जैसे मिसाल के तौर पर सेकेंडरी स्टोरेज पे सेफ है, तो वो सेकेंडरी से मुझे दिखाएगा डेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी। और कहां दिखाएगा, आउटपुट। आउटपुट कहां होगा, मॉनिटर। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर के। कंप्यूटर ये काम कर रहा होता है, इनपुट लेकर आउटपुट शो करवाता है और बीच में प्रोसेसिंग करता है, कहां, दिमाग के अंदर करता है। दिमाग उसको बताता है कि कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अच्छा जी, अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है जी। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अच्छा भाई, पहले बात कर लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल क्या बल्कि मैंने अभी पिछले एक सवाल में बताया था कि हमारे पास सीपीयू क्या होता है। सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन करता क्या है, प्रोसेसिंग करता है, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। सही है, ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, यानी कि प्रोसेसर कहलाता है। अब ये हमारे पास बहुत सारी सीरीज के हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक इंटेल का नाम ले लेता हूं, इंटेल i3, i5, i7। ठीक है, तो ये सीरीज के होते हैं। प्रोसेसर होता क्या है, सीपीयू एक चिप की मानंद होता है। जैसे कि आपके पास ये एक चिप है, ठीक है, ये एक चिप की मानंद होता है, जिसपे अगर आप कभी खोल के देखेंगे तो ऐसे इंटेल लिखा हुआ होगा। ठीक है, होता क्या है, ये इसके ऊपर टाइनी रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं, टाइनी रेजिस्टर्स, सॉरी ट्रांजिस्टर्स। अब ये जो टाइनी ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, इनका काम क्या है कि ये स्टोरेज को सेव करते हैं। ठीक है, अब इनके साथ जुड़ा होता है रजिस्टर्स और इसी के अंदर जुड़े होते हैं एएलयू, सीयू एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तमाम काम किसका, अच्छा ये बना हुआ किससे होता है, ये सिलिकॉन से बना हुआ होता है, सिलिकॉन से। ठीक है, इसकी जो चिप की मेटल की वो होती है, तमाम चीजें पूरा एक बॉक्स कह लें आप उसको, या पूरे वो कह लें सेफ्टी कह लें, वो सिलिकॉन से होती है। और अंदर इसके ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जिसकी मदद से ये डेटा को सेव कर रहा होता है, डेटा को प्रोसीड कर रहा होता है, जो रजिस्टर्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हम देखते हैं भाई इसके साथ इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी दिमाग के कौन कौन से हिस्से हैं चीज को प्रोसीड करने का। सबसे पहले है हमारे पास एएलयू, एंड एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो भाई, अर्थमेटिक का क्या मतलब है, अर्थमेटिक का मतलब यह है कि आपके मैथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, मैथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। और लॉजिक से क्या मुराद है, लॉजिक से मुराद अगर हम मैं बात करूं इफ की, जैसे कि अगर नहीं तो वगर, ठीक है, ये नहीं तो वो, इस तरीके से लॉजिक्स होती है ना। और इसके अलावा क्या हो सकती है, एंड, और। ठीक है, ये दो चीजें चैप्टर नंबर 6 की हैं आप लोग की। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना लास्ट में, और का मतलब है कोई एक बात फुलफिल हो जाए तो जवाब ट्रू आ जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस या लॉजिक यूनिट इसका काम है, ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसके अंदर जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग,
कमेंटिंग एंड सो ऑन, जितने भी ऑपरेशन इसके अंदर आ जाए वो ये प्रोसीड कर रहा होता है। बात आती है दूसरे ऑपरेशन की तरफ, या दूसरे इसके कंपोनेंट की तरफ, वो है कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट, जिसको हम कहते हैं सीयू, इसको शॉर्ट में कहते हैं एएलयू। सीयू का काम क्या है कि सीयू का काम क्या है, पूरे डेटा को, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करके चलाए। ठीक है, कंट्रोल करके चलाए कि डेटा को कहां से कहां ट्रांसफर करना है। ठीक है, अच्छा जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल यह है कि एक डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट के अंदर लोग टैलेंटेड हायर किए जाते हैं ताकि वो काम को कर सकें, तो इसका मतलब वो काम को करते रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक लीड, मैनेजर या फिर कोई भी इस तरह का सुपरवाइजर रखा जाता है कि उस काम को जज भी तो करे। सेम इसी तरीके से काम तो ये कर रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लेकिन उस काम को कैसे ट्रांसफर करना है, कहां पहुंचाना है, कैसे आउटपुट दिखाना है, किस किस टाइम पे कहां पहुंचाना है, उसका काम है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, हमारे पास एक और कॉम्पोनेंट जो कि है क्लॉक। सही है, अब क्लॉक का काम क्या है? क्लॉक का काम ये है भैया, क्लॉक होती है पल्सेस जो कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोसीड कर रही होती है। जैसे इंसान के अंदर हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट चल रही होती है तो पता है कि भाई बीपी इतना है, बीपी इतना है, अप होगा तो हार्ट बीट ज्यादा होगी, लो होगा तो हार्ट बीट कम होगी। सेम इसी तरीके से क्लॉक भी एक पल्सेस है, ठीक है, पल्सेस की तरह मूव करती है, और पल्सेस से ये मुराद है कि जितनी क्लॉक की स्पीड ज्यादा होगी उतनी पल्सेस ज्यादा मूव होंगी। ऐसे ही होता है इंसान के दिल का भी, इंसान का दिल ज्यादा धड़केगा तो बीपी की पल्सेस ज्यादा शो कराएगा, ठीक है, बीपी में पल्सेस ज्यादा आएंगी। सेम यही है, क्लॉक की स्पीड ज्यादा होगी तो पल्सेस ज्यादा होंगे, इंस्ट्रक्शन ज्यादा प्रोसीड होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हम उस वक्त देख रहे होते हैं कि जब हमने एक कंप्यूटर खरीदता हो तो उसका प्रोसेसर देखा जाता है, उसकी सारी चीजें देखी जाती है, फिर हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये चीजें हैं। इसके बाद है हमारे पास भाई क्लॉक के बाद है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स एक टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है, क्या है? एक टेम्परेरी स्टोरेज है या टेम्परेरी मेमोरी है जो कि होती है बड़ी शॉर्ट, यानी कि 8 बिट्स से लेकर ऑलमोस्ट 64 बिट्स। ठीक है, बड़ी शॉर्ट होती है ये। अब 8 बिट्स का लेकर 64 बिट्स तक ये रजिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेरी मेमोरी होते हैं। ये करते क्या है? ये अटैच्ड होते हैं विद द सीपीयू। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है कि ये होते हैं सीपीयू से जब बहुत अटैच होते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है? फास्टेस्ट होती है। क्या होती है? फास्टेस्ट होती है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, ठीक है, और ऑप्शन ना दिए जाए तो रजिस्टर्स। ठीक है, अगर ऑप्शंस दिए जाए और उस पर रजिस्टर्ड ना हो तो फिर रैम जवाब है इसका। ठीक हो गया, तो भैया हमारे पास ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, इसके अंदर फास्टेस्ट होती है, लिंक होने की वजह से इसके अंदर की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है और ये प्रोग्राम को जल्दी प्रोसीड कर रही होती है। ठीक है, रजिस्टर्स का काम ये है हमारे पास, और जो भी अब प्रोग्राम चलाते हैं वो पहले इसमें जाता है, यहां से होकर फिर आगे चंग बाय चंग आगे जा रहा होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कैशे। हमारे पास एक और कंपोनेंट कैशे। कैशे क्या करता है? ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी है, इसको हम कैश भी पढ़ रहे होते हैं, टेम्परेरी मेमोरी है, लेकिन इसका काम क्या है? कि इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया है, यानी कि इंटरमीडिएट से क्या मुराद है? जैसे हमने कंपाइलर में पढ़ा कि भाई यहाँ पर पूरी बात को समझ के आगे समझाते थे, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड बीच का एक कोड बनाते हैं अपने पास ही, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये काम करता है। जो आपका प्रोग्राम चल रहा होगा उसको एक उसकी कॉपी बना देगा और जैसे ही आप खोलेंगे तो वो आपको वहीं से प्रोसीड करवाए। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 5 ऐप्स खोले मोबाइल के ऊपर, अभी जब 5 ऐप से आप मोबाइल के ऊपर खोल रहे हो और आपने डायरेक्ट सेंटर वाले बटन से आप सबसे हट गए, अब जब सबसे हट गए हो तो आप प्रीवियस से जाके प्रीवियस हिस्ट्री से वो ऐप वहीं से खोलोगे तो वहीं से चल रहा होगा। इसका मतलब ये चीज किसने स्टोर की थी? ये स्टोर की थी कैशे मेमोरी ने। ठीक है, ये स्टोर किसने किया था? कैशे मेमोरी ने। और जब वो प्रोग्राम चल रहा था, जब उस प्रोग्राम को ऑन होना था, वो चीज किसने स्टोर की? वो चीज रजिस्टर्स ने स्टोर की। ठीक है, दोनों में ये फर्क है, रजिस्टर्स वर्सेस कैश या कैशे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग का इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका सवाल है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ये जो जनरेशन हैं
ये हमारे पास मुख्तलिफ ईयर में मुख्तलिफ आई हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग कि हम पांचों के पांचों जनरेशन को डिस्कस कर लेते हैं, एक ही जगह पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की। ठीक है, जब किसी भी नई चीज की या नई ऐसी जिद्दत वाली चीज की इब्तिदा होती है, ठीक है, तो वो हमेशा किसी न किसी बेसिक बात से की जाती है। तो यहाँ पर इब्तिदा होती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसके अंदर है हमारे पास पहली जनरेशन के अंदर जो चीज यूज हुई थी, जिसको कंप्यूटर के तौर पर यूज किया गया था, वो थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया, जिसको बेसिकली यूज किया जाता था जीरोस एंड वंस को शो करवाने के लिए, या जीरोस एंड वन की प्रोसेसिंग के लिए। और जीरोस और वन आपको पता है क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको हम बाइनरी के लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं। ठीक हो गया, जीरोस एंड वंस को प्रोसीड करने के लिए बना। अच्छा, इसके अंदर ना, चूंकि कंप्यूटर का मतलब ये है कि वो इनपुट लेगा, आउटपुट देगा और पीछे प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, कंप्यूटर को तो अब हमने पीछे सवाल में ये देखा। तो अब भैया सॉरी, होता ये था कि ये जीरोस एंड वंस यानी मशीन के लिए बना, लेकिन इसके अंदर ना अब जो पंच इनपुट के लिए यूज होती थी डिवाइस, वो थी पंच कार्ड। क्या थे भाई, पंच कार्ड। अब पंच कार्ड से क्या मुराद है, यानी कि ऐसे कार्ड जिसमें पंच हो सके, ठीक है, होल हो सके, और फिजिकली होल कार्ड के ऊपर एक एक होल टाइप कार्ड के ऊपर वो उसका डेटा प्रोसीड हो जाता था। ठीक है, या उसके ऊपर डेटा जो प्रोसीड होता था वो यहाँ पे पंच कार्ड के जरिए से उसको इनपुट लिया जाता था। इसकी जो स्टोरेज थी ना, वो मैग्नेटिक ड्रम था। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम, यानी कि ऐसी स्टोरेज डिवाइस थी, ऐसी मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस बहुत बड़ी होती थी और उसके अंदर जाके डेटा को स्टोर कर लेता था। फिर इसके बाद आती है इसके आउटपुट की। तो इसका आउटपुट क्या होता था, इसका आउटपुट ना हमारे पास या तो दोबारा हमारे पास पंच कार्ड यूज हो जाते थे कि नए पुराने वाले पंच कार्ड पे तो पुराना डेटा, नए वाले पंच कार्ड उठाए उस पर डेटा फीड कर दिया, तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ गया। या फिर इसके अलावा हमारे पास लाइन प्रिंटर यूज हुआ करते थे। लाइन प्रिंटर भी बड़ा हेवी ड्यूटी वाला। ठीक है, लाइन प्रिंटर्स यूज हुआ करते थे जो कंटिन्यूसली नंबर्स को, बड़े लार्ज नंबर्स को 100 टाइम्स प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, ये दो तरीके, या इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। कौन सा, बैच प्रोसेसिंग। और बैच प्रोसेसिंग की बात क्या होती है कि वो तमाम काम को बैचेस बनाकर आगे प्रोसीड कर रहा होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, ये साइंटिफिक यूज के लिए यूज किया जाता था। इसके लिए भाई, साइंटिफिक पर्पस के लिए। और इसकी एग्जांपल्स हैं इनिवैक एंड यूनिवैक एक्सेट्रा। ठीक है, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा। तो ये हमारे पास एक छोटी सी फर्स्ट जनरेशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगली जनरेशन की तरफ, जो कि है सेकंड जनरेशन। हर पुराने से नया चाहता है कि उससे कुछ ना कुछ एवोल्यूशन है। इसी तरीके से यहाँ पर एवोल्यूशन आती है ट्रांजिस्टर्स की। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स की एफिशिएंसी, स्पीड और साइज ज्यादा होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा फर्क आया। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स की एफिशिएंसी, इसमें बहुत ज्यादा फर्क आया। अब इसने भी क्या किया भाई, अब जब फर्क आया तो इसने क्या किया, 01 के बजाय असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। यानी ये इतनी कैपेसिटी थी कि इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता था, जो कि क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। बाज़ औक़ात इसको हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज के अंदर भी कंसिडर किया जा रहा होता है। इसके बाद एक और लैंग्वेज की इब्तिदा हुई, फोर्ट्रॉन। ठीक है, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। सही है, ट्रांजिस्टर्स ने ये एफिशिएंसी दिखा दी कि भाई अब इसके अंदर हम ये चीजें यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर इनपुट भी सेम पंच कार्ड। ठीक है, इसके अंदर स्टोरेज भी सेम, आउटपुट भी सेम यूज किया जाता था, लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ इसमें भी चिंता था। फिर लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बैच प्रोसेसिंग वाला और प्रोग्रामिंग वाला, जो मल्टी प्रोग्राम को कर सकता है। जैसे कि आपको मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसका हो गया। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस भी साइंटिफिक था, प्लस इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डिजाइन।
ठीक है, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिजाइन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसके सारे पर्पजेस थे। इसके बाद बारी आती है भैया, अब बारी आती है थर्ड जनरेशन की। किसकी? थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, सॉरी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बारी आती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। भाई वक्त बदल रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आईसी। ठीक है, आईसी, मैंने आपको देखा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमारे पास आईसीस कहलाते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट हो गया, ज्यादा स्पीड हो गई, ज्यादा इनकी पावर हो गई, तो क्या होता है कि इसके अंदर मजीद हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। ठीक है, मजीद हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, जैसे कि पास्कल, कोबोल एंड सो ऑन। ठीक है, ये मजीद हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अब इसके अंदर क्या होने लगा कि इसके अंदर जो इनपुट था वो कीबोर्ड बन गया या कोई भी डिवाइस बन गई। ठीक है, इसके अलावा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्टोरेज। इसके अंदर स्टोरेज की भी इब्तिदा हो गई रैम एंड रोम के हवाले से। ठीक है, और इसकी आउटपुट जो हो गई वो हमारे पास सीआरटीज आ गए। ठीक है, सीआरटीज आ गए, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। और इसके बाद है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाने लगा। ठीक है, रियल टाइम या फिर टाइम शेयरिंग। अब जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज किया जाने लगे ना, तो इसकी वैल्यू, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ गई। अब जब ऐसा हो गया तो इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाने लगा। इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किया जाने लगा, यानी कि बहुत सारे, जब इतने सारे उसने हमारे काम आसान करती है तो हम क्यों ना उससे एक बड़ी सिमुलेशंस बनाएं। ठीक है, इस तरीके से इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाने लगा, ताकि हमारे पास बहुत सारे कामों को आसान बनाया, जैसे कि ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल बनाया जा सके, डेटाबेस मैनेजमेंट की जा सके एंड सो ऑन। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने अगले की जानिब, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारे पास, अब जब सारी चीजें यहां पर आ ही गई हैं तो सेम यही इंटीग्रेट होंगी आगे। ठीक है, ये थर्ड वाली इंटीग्रेट होंगी। लेकिन फोर्थ जनरेशन के अंदर जो चीज आती है वो है माइक्रो प्रोसेसर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। ठीक है, अब जब इसका दिमाग आ गया तो दिमाग के बाद और प्रोसेसिंग स्पीड आ गई। यही इनपुट, कीबोर्ड इनपुट था। ठीक है भाई, आउटपुट हमारे पास सीआरटी या एफपीडी बोले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, एलईडीज वगैरह। और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास विंडोज है, लिनक्स एंड सो ऑन है, ये सारी चीजें। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्थ जनरेशन है ये हमारी प्रेजेंट जनरेशन है। क्या है? प्रेजेंट जनरेशन है। हम इसको यूज कर रहे हैं, हम इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ जनरेशन। व्हाट इज फिफ्थ जनरेशन? फिफ्थ जनरेशन है एआई। क्या है? एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद से थिंक कर सकती है, जो अभी चल रही है, खुद से थिंक कर सकती है, खुद से जनरेट कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, ऑटोमेट हो सकती है एंड सो ऑन। जिसकी दो मेनली ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस जिसकी दो है, दैट इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये बियॉन्ड की बात की जा रही है, कि फ्यूचर की बात की जा रही है, कि ये जो चीजें हैं, बल्कि अब अगर हम देखें तो अब हमें कुछ चीजें यहाँ पर नजर भी आ रही है, लेकिन इससे भी आगे की ये एक जनरेशन होने वाली है कंप्यूटर्स की। तो बहरहाल अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। इसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड उसके टाइप्स क्या है? तो भाई हमारे पास क्या आया है 2025 के अंदर, इस तरीके से पीछे भी आप इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा किस किस ईयर्स के अंदर आया है। बहरहाल अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हमने समझ लिया, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये समझते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर है हमारे पास एक प्रोग्राम। क्या है? एक प्रोग्राम। और प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
क्या होता है भाई? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई भी एक प्रोग्राम ले लें, कोई इवेंट ले लें, इवेंट के अंदर भी यही हो रहा होता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिसाइडेड होती है कि 15 मिनट के अंदर ये काम होना है, 15 मिनट में ये स्पीच होनी है, फला मिनट में उसकी स्पीच होनी है, फला। तो ये तमाम क्या है कि इंस्ट्रक्शन होती है, सेट हुई भी होती है। अब जब ये इंस्ट्रक्शन सेट होती है तो इसको पूरा जब कवर अप हो जाता है तो एक प्रोग्राम कंक्लूड होता है। सेम इसी तरीके से ये भी है। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, विंडोज है, कुछ भी हो सकता है, वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर हम अपनी वो लिखा किसका होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिला के एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट वगैरह या कोई भी कोड मिलाकर उसको एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। अब सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स है हमारे पास, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो भाई, नाम से जाहिर है प्रोग्राम तो है, उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना है, लेकिन सिस्टम के लिए, किसके लिए? सिस्टम के लिए उसको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास? विंडोज। अब हम यही यूज करते हैं ज्यादातर, या फिर लिनक्स। ठीक है, जो एक अलग से वर्जन होता है जिसको अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लिनक्स। ठीक हो गया। अभी इसके अलावा सिस्टम के और क्या हो सकते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स ये भी हमारे पास क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, यूटिलिटी का मतलब ये होता है जो बेसिक जरूरियात को पूरा कर रहा हो कंप्यूटर की, ठीक है, या किसी भी चीज की। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है। अब ये तमाम वो चीजें हैं जो सिस्टम को चलाने में काम देती हैं, सिस्टम को चलाने में मदद देती हैं, इस वजह से इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इसके बाद है हमारे पास एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? देखो, नाम से जाहिर है वो एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की हम शॉर्ट में एक्सटेंशन देखें तो वो क्या होता है? डॉट एपीके एप्लीकेशन। ठीक है, डॉट एपीके। ये क्या होता है? ये यूजर रिक्वायर्ड होते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट पर बनाया जाता है, या यूजर की रिक्वायरमेंट को इससे फुलफिल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वो ऐप क्या हो सकती है? वो ऐप क्या हो सकती है? जैसे कि यूट्यूब पहले से आता है, खैर हम कोई डाउनलोड वाला देख लेते हैं, टिकटॉक, ठीक है, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। ये यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई गेम डाउनलोड करनी है, आप गेम देखोगे अपनी पसंद की, अपने हिसाब से गेम देखोगे, प्ले स्टोर पर तो बहुत सारी गेम्स पड़ी हुई हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एक आध एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। अगर बिलफर्ज कोई क्लाइंट होता है, उस क्लाइंट को अगर कोई प्रोजेक्ट बनवाना हो तो अपनी रिक्वायरमेंट बताकर, और उसका जो भी बनाने वाला होगा, फ्रीलांसर होगा, कुछ भी होगा, टीम होगी, वो टीम उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए उसको एप्लीकेशन या उसको जो चीज है वो बना कर देगी। तो ऐसी चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगी। इसके अंदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, पर्सनल यूज है, और सोशल मीडिया है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। जी, तो हमारे पास अब अगला एक सवाल है जो कि इस चैप्टर के यानी गेस्ट पेपर के पहले चैप्टर का आखिरी सवाल है, जो कि है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है क्या, हम इसको लिख लेते हैं। सवाल है हमारे पास कि विच यूनिट कंट्रोल्स, ठीक है, विच यूनिट कंट्रोल्स द operations of all part the operations of all parts of the computer। ठीक है, बड़ा ही एक आसान सस्ते सवाल पूछा है हमसे। सवाल क्या है कि कौन सा यूनिट कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को, किसमें? ऑल पार्ट्स के कंप्यूटर के। तो भाई देखो, हम पहले ये पढ़ चुके हैं, हमने इसी चैप्टर के अंदर इस बात को रिवाइज भी किया है कि जो चीज, देखो सीपीयू होता है ना, सीपीयू, पहले तो उसने हमें यही बात दी थी, ये लफ्ज कंट्रोल ही यहाँ पर जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। हमने सीपीयू के दो हिस्से पढ़े थे, दो पार्ट पढ़े थे, जिसमें से मेजर ये हैं, बाकी भी हमने पढ़े थे, एएलयू और सीयू।
ठीक है, CU की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। और ये कंट्रोल आपस में एक ही बात कर रहे हैं कि कौन सा यूनिट कंट्रोल करेगा ऑपरेशन को कंप्यूटर के अंदर। सिंपल बात है। अब आपको ये बात पता चल गई कि ये बात कर रहा है कंट्रोल यूनिट की, तो आप आपको कंट्रोल यूनिट की जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी उसी डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है हमारे पास सिर्फ डेटा को कंट्रोल कर रहा होता है, डेटा के ट्रांसफर को कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन से डेटा को कहां पर जाना है, कैसे प्रोसीड होना है। इसका डेटा सिमुलेशन से कोई काम नहीं है, डेटा के साथ छेड़छाड़ करने का इसका कोई काम नहीं, ये सिर्फ डेटा को ट्रांसफर कर रहा होता है, सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल हो सकती है ट्रैफिक पुलिस में, ठीक है, जैसे ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है ना, इसके पास और कुछ भी इख्तियार नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। जैसे मिसाल के तौर पे कोई नहीं है, कोई ऐसा वार्डन नहीं है जिसको चलान का इख्तियार नहीं है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, इसके अलावा उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है समझाने के लिए वो ये है कि जैसे ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, सेम ये भी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है विद इन द सर्टेन एरिया ऑफ कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ तक था आप लोग का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का। काफी लंबा चैप्टर था और उम्मीद है कि वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, लेकिन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बड़ा एक डीपली लेकिन एक बुनियादी, चैप्टर का नाम ये बुनियादी बातें, यही पर ही सारी बुनियादी बातें थी। और होप सो कि आप इसकी इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि आपके मार्क्स यहाँ से अच्छे आ जाएंगे। लगभग 9 से 10 नंबर तो यहाँ से बन ही जाते हैं, ठीक है आपके। तो उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वक्त हुआ चाहता है आप लोग की तैयारी का, बिल्कुल अपनी तैयारी करें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।